नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पर बड़ा खुलासा इस वक्त सामने है। रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद भी गबन का आरोपी है। ये बड़ा खुलासा इस वक्त सामने, जिसमें रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद भी गबन का आरोपी बताया गया। छात्रावास घोटाले का आरोपी है मुश्ताक अहमद। दरभंगा के लहेरिया सराय थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 45 लाख रुपए के गबन के आरोप के एफआईआर इस वक्त दर्ज है। तत्कालीन राज्यपाल ने कार्रवाई की थी। पुष्टि के बाद रामनाथ कोविंद ने इसे सस्पेंड कर दिया था। सितंबर 2020 में फागू चौहान ने इसे रजिस्ट्रार बनाया। लोक शिकायत निवारण से भी कार्रवाई का आदेश सामने है और पुष्टि के बाद देखिए किस तरीके से कार्रवाई इस शख्स पर पहले ही की गई थी। रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद गबन का आरोपी है और एलएनएमयू पर यह बड़ा खुलासा इस वक्त आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। छात्रावास घोटाले का यह आरोपी और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक के बाद एक बड़े खुलासे और विश्वविद्यालय में किस तरीके से ये गड़बड़ियां की जा रही थी, शिक्षा विभाग की अनदेखी साफ नजर आती है इन तमाम मामलों को लेकर, जहां पर ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों को लेकर किसी तरह के कोई वेरिफिकेशंस नहीं किए गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजभवन का जो काला कारनामा है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। फिर से एलएनएमयू यानी वही विश्वविद्यालय जहां पर फिलहाल एसपी सिंह काबिज है एज ए वीसी, अभी रजिस्ट्रार वहां के जो है उन पर भी जो आरोप है उसका काला चिट्ठा जो है सामने आ गया है, जिन पर गबन का आरोप है। यानी दो कॉलेज के प्राचार्य थे, मारवाड़ी कॉलेज और मिल्लत कॉलेज दरभंगा, वहां पर उन्होंने एक बड़ा घोटाला किया था, छात्रावास घोटाला, जिसमें 20 लाख और 25 लाख का अमाउंट यानी कुल 45 लाख रुपए गबन के वो आरोपी है। जो तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में राष्ट्रपति है भारत के, उन तक मामला जब पहुंचा था उन्होंने आरोप को सत्य पाते हुए निलंबित कर दिया था जो पूर्व प्राचार्य है। लेकिन जब राज्यपाल बदलते हैं, फागू चौहान जब बिहार के राज्यपाल बनते हैं, उसके बाद उसी गबन के आरोपी को रजिस्ट्रार बना दिया जाता है, जो वर्तमान में एलएनएमयू के रजिस्ट्रार है। और पूरा मामला लहरिया सराय थाना में दर्ज है, जो सीजीएम कोर्ट दरभंगा में भी है। और बता दें आपको, दो कांड संख्या के तहत ये आरोपी है 45 लाख का गबन का। ये पूरा मामला राष्ट्रपति सचिवालय तक भी गया। राष्ट्रपति सचिवालय ने फॉरवर्ड कर दिया शिक्षा विभाग में लोक शिकायत निवारण को, और लोक शिकायत निवारण ने भी कार्रवाई का आदेश दिया। लेकिन अब तक मुश्ताक अहमद जो आरोपी है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो रजिस्ट्रार के पद पर काबिज है। जाहिर है लगातार सवाल उठ रहा है, लेकिन जो गबन के आरोपी हैं उन पर मेहरबानी राजभवन क्यों कर रहा है और शिक्षा विभाग तमाशबीन क्यों बना है? रजनी, सवाल यही है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जो तमाम मामले न्यूज 18 ने खुलासे के तौर पर सामने रखे और एक और बड़ा खुलासा इस वक्त लोग न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख भी पा रहे हैं, तो राजभवन की कार्यशैली सवालों के दायरे में है। इसे लेकर कोई जवाब देने को तैयार है? बिल्कुल, देखिए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग की अगर माने तो उनका कहना है कि हमारा सीधा हस्तक्षेप किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। हस्तक्षेप सीधा जो है, जो प्रोटोकॉल कहता है, राजभवन का होता है। लेकिन तमाशबीन बनकर शिक्षा विभाग भी तमाशा देखता रहा। पूरा आवेदन शिक्षा विभाग के साथ साथ राजभवन में पड़ा रहा और राज्यपाल जब फागू चौहान को पूरी जानकारी थी, उसके बाद भी गबन के आरोपी को उन्होंने रजिस्ट्रार बना दिया, जो रजिस्ट्रार वर्तमान में अभी एलएनएमयू में वित्तीय अधिकार के साथ साथ तमाम जो क्रियाकलाप है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एसपी सिंह के साथ साथ वहां के रजिस्ट्रार भी जब आरोपी है तो दोनों पर मेहरबानी कब तक? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एसपी सिंह के साथ अब इस मुश्ताक अहमद जो कि रजिस्ट्रार हैं एलएनएमयू के, उनके ऊपर ये मेहरबानियां क्यों की गई, ये जरूर एक बड़ा सवाल, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुश्ताक अहमद एलएनएमयू पर यह बड़ा खुलासा, जो रजिस्ट्रार एलएनएमयू में छात्रावास घोटाले में आरोपी, पूर्व में रामनाथ कोविंद जब बिहार के राज्यपाल थे तो उनकी तरफ से कार्रवाई के आदेश भी दिए गए थे। इसके बावजूद कैसे रजिस्ट्रार के पद पर एलएनएमयू में मुश्ताक अहमद बने रहते हैं, और अब जाकर यह बड़ा खुलासा इस वक्त सामने। बाड़मेर पुलिस की टीम शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
तस्वीरें देखिए ये कार्रवाई की, जहां दूर दराज के इलाकों में भी पुलिस की टीम पहुंच रही है। नवंबर महीने में अभी तक पुलिस ने 99 जगहों पर छापेमारी की है। 266 लीटर देसी और 2130 लीटर विदेशी शराब की जब्ती तक की गई है। बाढ़ अनुमंडल के अंतर्गत हम लोग लगातार रेड, छापामारी और गिरफ्तारी का अभियान चला रहे हैं। और नवंबर माह में सभी थानों ने अभी तक काफ़ी प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 99 FIR हम लोगों ने शराब से संबंधित मामलों में दर्ज की है। 266 अलग अलग स्थानों को, जिन्हें पूर्व में चिन्हित किया गया था, जहां से विशेषकर देशी शराब को बनाने की शिकायतें आती थी, ऐसे 266 स्थानों पर छापामारी की गई है। बाढ़ अनुमंडल में लगातार शराब माफिया के ऊपर कार्रवाई जारी है। ASP अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 99 FIR और 2000 से ऊपर छापेमारी हुई है। बाढ़ थाना, अथमल गोला हो या फिर बख्तियारपुर पुलिस हो, गली मोहल्ले से लेकर दियारा तक खाक छान रही है। यानी शराब के अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और इस ताबड़तोड़ कार्रवाई की बात कर लीजिए तो इससे समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सीएम के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। भारी दबाव के बीच पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती हुई। पुलिस का एक्शन धरातल पर अब नजर आ रहा है, जिसकी मांग की जा रही थी, जो दिखना चाहिए था। शराब बरामद हो रही है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं। कार्रवाई से शराब तस्करों और माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और यह कार्रवाई बेहद जरूरी थी, क्योंकि शराबबंदी को इसी कार्रवाई के तहत रोका जा सकता है, शराबबंदी को सफल बनाया जा सकता है। दिवाली के पहले बिहार में मिठाइयों में मिलावट के खेल को रोकने के लिए पूरे बिहार में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने 700 सैंपल्स कलेक्ट किए थे, जिसमें पटना से भी तकरीबन 66 सैंपल्स लिए गए। लेकिन दीपावली के बाद अब तक इन सभी सैंपल्स के टेस्ट रिपोर्ट नहीं आए। जांच के लिए बिहार के एकमात्र फूड एंड लेबोरेटरी संस्थान में इसे भेजा गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं आने से अब कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। संस्थान के अधिकारियों का यह कहना है कि रिपोर्ट तैयार है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि ऐसी जांच का फिर क्या मतलब। सभी का टेस्टिंग कर लिए, रिजल्ट उसकी प्रिपरेशन कर रही है। एक सप्ताह के अंदर सभी संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट कंप्लायंस करके। रिपोर्ट जो आपने अब तक दिया हो? नहीं, अभी भी मैंने नहीं दिया। मैंने रिजल्ट सबका तैयार कर लिया, अभी नहीं दिया मैंने। पटना में हर त्योहार के पहले मिठाई दुकानों में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया जाता है और मिठाई का सैंपल भी कलेक्ट किया जाता है और इस सैंपल को इसी खाद्य प्रयोगशाला में भेजा जाता है। लेकिन इस खाद्य प्रयोगशाला में सैंपल आने के बाद रिपोर्ट देने की कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। कब तक रिपोर्ट आएगा, कैसे आएगा, इसको लेकर तमाम तरह की उलझनें आज भी बनी हुई हैं। और हैरानी की बात है कि कई तरह के जो सैंपल आते हैं उनको फ्रीज में रखा जाना होता है, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो उसे यूं ही रख देते हैं, फ्रीज के ऊपर रखा रहता है। जाहिर सी बात है, इस तरह के रिपोर्ट कलेक्शन करने के पीछे क्या मकसद है, यह बात समझ से परे है। सबसे हैरानी की बात है कि 700 सैंपल दीपावली के पहले पहुंचे थे इस प्रयोगशाला में पूरे बिहार से, और एक भी सैंपल का रिपोर्ट आज तक नहीं दिया गया है। निश्चित तौर पर खाद्य प्रयोगशाला की कार्यशैली जो है वह सवालों के घेरे में है और इसके पीछे वजह चाहे जो हो, हैंड्स की कमी हो या फिर दूसरे कारण हो, लेकिन रिपोर्ट देने में तमाम तरह की परेशानियां अब भी आ रही हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये तमाम चीजें जो जांच के लिए ली गई थी, जब जांच ही नहीं तो फिर सैंपल्स का क्या मतलब है? क्या विभाग फूड सेफ्टी को लेकर गंभीर नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के उठने लाजमी हैं। क्या विभाग फूड सेफ्टी को लेकर गंभीर नहीं है क्योंकि सैंपल्स लिए गए लेकिन जांच नहीं हो? लोगों की जिंदगी के साथ आखिर ये खिलवाड़ क्यों? विभाग फूड सेफ्टी पर इतना लापरवाह क्यों है? बेगूसराय के बलिया अनुमंडल क्षेत्र के ताजपुर दियारा में आग की वजह से आज जमकर कहर बरपा।
यहां आग लगने से 5 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग में लाखों की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना के बाद आग की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके आकलन की कोशिशें जारी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब एक एक करके 5 घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के अनुसार आग की चपेट में आने से कुछ पालतू जानवर भी जले हैं। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ताजपुर वार्ड संख्या 9 के घर में पहले आग लगी और फिर धीरे धीरे इसने आसपास की दूसरी घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बिहार में शादी ब्याह हो या फिर जश्न का कोई मौका, तमंचे पर डिस्को का चलन बढ़ता जा रहा है। जबकि तमंचे पर डिस्को के चलन ने कई बार शादी के सरताज को भी नहीं बख्शा। बिहार में पिछले 1 सप्ताह में ऐसी घटनाओं में दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सेलिब्रेट फायरिंग के दौरान ये तमाम मौतें हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई सुधरने को तैयार नहीं है। शादी यानी ढोल नगाड़ा, बारातियों का बेसुध नाचना, हंगामा, ठिठोली, रस्मों रिवाज और बहुत सारी मस्ती। अरे अरे, शादियों में एक जरूरी आइटम तो भूल ही गए, वो है बंदूक, रिवॉल्वर, राइफल, पिस्तौल से फायरिंग। लाइसेंसी नहीं है तो गैर लाइसेंसी तमंचा तो है ही, भले ही दिखावे की फायरिंग में किसी की जान ही क्यों न चली जाए। हाल ही में एक ऐसी ही घटना बिहार के सुपौल जिले से सामने आई। शादी समारोह में वरमाला की रस्म के दौरान सेलिब्रेट फायरिंग के दौरान दुल्हन को गोली लग गई। गोली लगते ही दुल्हन धड़ाम से गिर गई। वहीं सेलिब्रेट फायरिंग करने वाला युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वरमाला के दौरान दिखावे की फायरिंग की गई। वरमाला के दौरान ही दुल्हन स्टेज पर गोली लगने से घायल होकर गिर गई। गनीमत ये रही कि गोली दुल्हन के पैर में जाकर लगी। आनन फानन में दुल्हन को इलाज के लिए ले जाया गया। इसी तरह 18 नवंबर को बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में तिलक समारोह के दौरान वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक गोली कैमरामैन को लग गई और घायल कैमरामैन को अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। इस तरह देखते ही खुशियां दुख में बदल जाती हैं। करने के लिए अपन रोजी रोटी के लिए गया था। अच्छा, वहाँ अपना वीडियो कैमरा कर रहा था, इतना ना वहाँ फायरिंग शुरू हो गया कि इसको लग गया। बिहार हो या हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या पंजाब, यहाँ शादियों में जो जितनी राउंड गोलियां चलाता है वो उतना ही ताकतवर माना जाता है। फायरिंग कर शक्ति प्रदर्शन करना यहाँ फैशन बन चुका है। 19 नवंबर को पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के दौरान डांसर्स का डांस चल रहा था। पैसे लुटाए जा रहे थे और डांसर के साथ ठुमके लगाए जा रहे थे। इस दौरान हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग भी की जा रही थी। तभी एक गोली चली और विक्की नाम के युवक को लग गई। घायल विक्की ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। विक्की के नाना ने घटना को लेकर विक्की के दोस्तों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान पटना समेत आरा, मधेपुरा और वैशाली में दिखावे की फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं दूसरी तरफ 2021 में जनवरी से लेकर अब तक 16 लोगों की मौत इस तरह की फायरिंग से हो गई है। सबसे ज्यादा 7 लोगों की जान भोजपुर जिले में हुई है, जबकि सासाराम में 3, मधेपुरा में 2, वैशाली में 1 और पटना में 3 लोगों की जान चली गई है। इन घटनाओं पर पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाई है और हथियारों को जब्त करने का निर्देश दिया है। तो ये बहुत चिंताजनक है और हम लोग इस पर निगरानी रखे हुए हैं और ऐसे लोगों के आर्म्स दुरुपयोग के जो मामले हैं उन पर अलग से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कांड तो दर्ज हो ही रहा है, उनके आर्म्स को भी सीज करना, उसको जब्त करना और आगे उनको लाइसेंस कभी भी न मिले, इसके लिए भी हम लोग पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। कानून की बात करें तो कानून सिर्फ आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस से हथियार चलाने की अनुमति देता है। दिखावे के लिए फायरिंग करना पूरी तरह गैर कानूनी है।
चिंताजनक है। हाईकोर्ट ने भी 2-2.5 माह पहले चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एक आदेश जारी किया था जिसमें एमिकस क्यूरी की बहाली हुई थी और ये रिपोर्ट मांगा गया था और सरकार को डायरेक्शन दिया गया था कि कहां-कहां हॉर्स फायरिंग हो रही है और क्यों हो रही है, इस पे रोक लगाए। दिखावे की फायरिंग ने सैकड़ों घर उजाड़े हैं। देखते ही देखते खुशियां दुख में बदल जाती है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस मुख्यालय की पहल दिखावे की फायरिंग को रोकने में कितना सफल हो पाती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ऐसे में अब आपको ये भी बताते हैं कि जश्न में फायरिंग अगर की गई तो इससे लेकर क्या कानून है, जश्न फायरिंग पर कानून किस तरह के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जश्न फायरिंग पर रोक लगा रखी है। स्टेटस सिंबल के लिए फायरिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के पालन की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के पास है। फायरिंग होने पर आयोजक स्थानीय पुलिस इसके लिए जिम्मेवार होगी। लाइसेंसी पिस्टल होने पर रद्द करने तक का प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट ने जश्न फायरिंग पर इस तरीके से कानून के साथ सख्ती बरतने की जिम्मेदारी जरूर दी है। लेकिन ये कानून तक ही सीमित क्यों है, इसकी अवहेलना क्यों की जा रही है, ये जरूर सवाल है। और ऐसे में इस खबर के मायने को समझना जरूरी है। देखिए, लोग दिखावे के लिए शादी ब्याह के जश्न में फायरिंग करते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए गैर कानूनी काम किया जाता है। दिखावे के चक्कर में लोगों की जान चली जाती है। लोग दिखावे के चक्कर में हत्या के आरोपी तक बन जाते हैं। कई लोगों पर पूरा परिवार जो है इस घटना के बाद तबाह हो जाता है और इसीलिए इसे आपको समझने की जरूरत है कि आप जश्न जरूर मनाएं, लेकिन सुरक्षित तरीके से। सासाराम में एक महिला ने करीब 1 घंटे तक पुलिस की गाड़ी को रोके रखा और जमकर हंगामा किया। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल यहां नजर आया। जरा ये तस्वीर देखिए। महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया था। आरोपी कोर्ट से बेल मिलने के बाद जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी आरोपियों को, तो महिला ने गाड़ी को रोक दिया। महिला का यह कहना था कि ससुराल वालों ने उसके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए डाल दिए हैं और दूसरी जगह शादी करने को कह रहे हैं, लेकिन महिला अपने देवर से शादी करना चाह रही है। बाद में मौके पर पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है, लेकिन महिला ने पुलिस के जवानों से भी धक्का मुक्की की। बाद में पुलिस ने महिला को वहां से हटाकर हंगामे को शांत कराया। लोक संस्कृति और आस्था पर आधारित बक्सर का पंचकोसी परिक्रमा मेला शुरू हो चुका है। इस मेले की शुरुआत बक्सर के अहिरौली गांव से होती है, जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि गौतम ऋषि के शाप से यही उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर बन गई थी और जब भगवान राम जनकपुर जाने के क्रम में ऋषि विश्वामित्र के साथ यहां पहुंचे तो उन्होंने पत्थर बनी माता अहिल्या का उद्धार किया था। तभी से पंचकोसी परिक्रमा परंपरा के तौर पर बन गई और इसका पालन किया जा रहा है। हर साल बिहार और यूपी के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बक्सर पहुंचते हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अहिरौली गांव में आस्था, विश्वास और श्रद्धा का ये संगम देखिए। 5 दिनों तक ये पंचकोसी परिक्रमा जो है वो चलती रहती है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का दूसरा पड़ाव नंदाव गांव होता है, जहां नारद मुनि का आश्रम था। तीसरा पड़ाव भभुअर होता है, जहां पर भार्गव मुनि रह रहे थे। श्रद्धालुओं का चौथा पड़ाव नुआव में होता है, जहां उद्धालक ऋषि का आश्रम था। और श्रद्धालुओं का 5वां और अंतिम पड़ाव बक्सर होता है, जहां श्रद्धालु लिट्टी और चोखा बनाकर खाते हैं। पूरी यहाँ पर आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक इसे माना जाता है। सदियों से लोग यहाँ पर इस परिक्रमा का हिस्सा बनते हैं, परिक्रमा में शामिल होते हैं और इसी तरह से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। हमारे यहाँ ये प्रथा श्री विश्वामित्र की नगरी इसको बोला जाता है। जब माता अहिल्या अपने रूप में वास्तविक आई है तभी से ये प्रथा शुरू हुआ है। उसी के लोग से 5 गांव में हमारे यहाँ पंचकोश होता है। यहाँ से पंचकोश शुरू होता है, जहाँ से सारी माताएं बहनें
5 जगह पे जाकर अपना अपना पक्ष को शुरू करती हैं। श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से जो सुनता है सो आता है। ये 5 दिन की यात्रा होती है, आज से शुरू होती है और ये लास्ट दिन बक्सर आकर रामरेखा घाट चरित्र बन लास्ट होता है, हर लीटर चोखा खत्म होता है। मेला के ये महत्व कि आज 5 पचकोस यहीं से स्टार्ट होला, एजेले स्टार्ट होला, एजेले 5 पचकोस होला। हमनी के एजे अहिल्या जी पत्थर के रहली, इनका के राम लक्ष्मण तरलन, नारी बनली, वही से इनका के गौतम ऋषि के औरत है, इनका के श्राप मिल रहे, श्राप से ही पत्थर बन गई, पत्थर के बाद ही राम लक्ष्मण तरलन तो इनका के मतलब कि हमार बहुत पुहत ले पूजा हो रहल बा। और ऐसे में जरा खबर के मायने समझ लीजिए। पंचकोसी परिक्रमा मेला सदियों पुरानी है, ये लगातार चली आ रही है। सदियों से लोग अपनी संस्कृति से इसी तरह से जुड़े हुए हैं। मेले के जरिए लोग संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, यानी नई पीढ़ी तक ये पहुंच रही है। नई पीढ़ी अनायास ही संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। भगवान राम की कथा लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसीलिए आप बक्सर पहुंचेंगे तो इसका हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में